Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible. तो टुडे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लें पहले, फिर पेपर के क्वेश्चन देख लेंगे। Yes, sir. ओके, तो आज इन रेट चेंज में हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि हमने देखा था कि जब डीवाई बाई डी एक्स हमारा पॉजिटिव होता है तो हमने इसको डीवाई बाई डी एक्स को पॉजिटिव बोला था, तब बोला था कि इंक्रीजिंग ग्रेटर देन जीरो और पॉजिटिव, मतलब कि ये तब बोला था हमने कि कोई चीज इंक्रीज कर रही है। ओके, एंड जब डीवाई बाई डी एक्स हमारा निगेटिव था, मींस लेस देन जीरो, तो हमने क्या बोला था, कोई चीज डिक्रीज कर रही है। हमने जब भी डिक्रीज का टर्म आया था डीवाई बाई डी एक्स या डीवाई बाई डी टी, जो भी फंक्शन होता था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करते थे, निगेटिव लेते थे डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है, और इंक्रीजिंग के लिए क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते थे। ठीक, ये डिक्रीजिंग का है, ये इंक्रीजिंग का है, इंक्रीजिंग, और ये क्या है, डिक्रीजिंग। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। और इसमें देखना पड़ेगा कि कोई फंक्शन या तो पूरा पूरा इंक्रीज करता है या फिर पूरा पूरा डिक्रीज करता है। ठीक, ये वाला पूरा पूरा डिक्रीज हो रहा है, ये वाला पूरा पूरा इंक्रीज हो रहा है। या कुछ फंक्शन होते हैं साइन कास्ट ट्रिग्नोमेट्री वाले, पहले तो इंक्रीज करते हैं, फिर डिक्रीज करते हैं, फिर इंक्रीज करते हैं। तो कई सारे फंक्शन होते हैं। एक्स स्क्वायर का फंक्शन है जो हमारा ये ऐसे होता है, ये तो पहले डिक्रीज कर रहा है, इधर जीरो तक डिक्रीज किया और जीरो के बाद क्या करने लगा, इंक्रीज किया। तो इस तरह के भी फंक्शन आते हैं जो प्योरली डिक्रीज और प्योरली इंक्रीज होते हैं, उनको मोनोटोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोटोनिक। हालांकि ये टर्म सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोनोटोनिक जज करते हैं वन वन फंक्शन के लिए भी, ठीक है। तो ये मोनोटोनिक होता है। इसका टोनिक का मतलब टोन, टोन एक जैसा होना। मोनो का मतलब वन, एक जैसा। टोन का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, तरीका, ठीक है। तो यहां से हमारा कुछ फंक्शन होते हैं, पहले तो इंक्रीज करते हैं और फिर डिक्रीज करते हैं। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डेरिवेटिव से भी किया जाता है, विदाउट डेरिवेटिव भी किया जाता है, लेकिन विदाउट डेरिवेटिव बहुत कम किया जाता है। इन जनरल विदाउट डेरिवेटिव, जो कि अलजेब्रिक वे होता है, जिसको हम एनालिटिकल वे कहते हैं, अगर हम fx1 इज ग्रेटर देन fx2 लेके चले, ग्रेटर देन या इक्वल कह लो, तो अगर x1 ग्रेटर देन x2 दिखा दें, मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है fx भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे x घटेगा वैसे वैसे x1 इज लेस देन आर इक्वल टू x2 अगर दिखाएं तो इसमें भी दिखा देंगी x1 इज लेस देन x2। मींस कहने का मतलब है कि fx और x दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। अगर x बढ़ रहा है तो fx भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो fx भी घट रहा है। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। लेकिन अगर सिचुएशन अपोजिट हो जाए, fx और x की सिचुएशन रिवर्स हो जाए, मतलब x बढ़ने लगे
और fx घटने लगे, fx1 इज लेस देन fx2 लेस देन आर इक्वल लगा सकते हैं आप, और x1 ग्रेटर देन x2, तो ये डिक्रीजिंग है। सेंस इनका डिफरेंट है। x1 जो है हमारा क्या है, वो बड़ा है, x2 छोटा है। यहाँ पे x1 जो कि बड़ा है उस पे जो वैल्यू आ रही है वो छोटी है किससे, x2 पे जो वैल्यू आ रही है उससे, जो कि ऑलरेडी x2 x1 से छोटा है। तो इस तरह से अगर x1 बढ़ता है और x2 घटता है, या वाइस वर्सा कह लो कि x2 घटता है, fx1 बढ़ता है, तो fx बढ़ता है, तो उस सिचुएशन पे हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये क्लियर हुआ पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. Clear. इसमें कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, इन जनरल हम इससे कर लेते हैं, अलजेब्रिक तरीके से क्वेश्चन कराएंगे। ये अलजेब्रिक तरीका या एनालिटिकल तरीका कहलाता है, इससे हम करवाएंगे डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन, बट हर क्वेश्चन नहीं किए जा सकते, इससे सिंपल क्वेश्चन ही किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जब हर क्वेश्चन नहीं किए जा सकते तो सारे क्वेश्चन को करने के लिए डेरिवेटिव यूज होता है। f dash x is greater than 0 means increasing, और f dash x less than 0 ऑफ कोर्स इक्वल चलता है, डिक्रीजिंग, जो कि हम बिगिनिंग में डिस्कस किए। तो डेरिवेटिव है। जनरली हम एनालिटिकल वे को भी बाद में छोड़ ही देते हैं कि हम उससे क्या करना, हम सीधा डेरिवेटिव से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने साइन को देखा कि कुछ पार्ट में इंक्रीज करता है, कुछ पार्ट में डिक्रीज करता है, तो ऐसे ढेर सारे फंक्शन होते हैं जो कुछ पार्ट में इंक्रीज करते हैं, कुछ पार्ट में डिक्रीज करते हैं, तो उनके वर्किंग रूल भी जानेंगे हम। बट यहाँ पे तो दो टर्म है, उनको समझना जरूरी है। एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, और दूसरा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दो टर्म है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो इसमें और इन दोनों में कुछ नहीं डिफरेंस है, केवल ये इक्वल और नॉट इक्वल का डिफरेंस है। मतलब कि इसमें हम f डैश x इज ग्रेटर देन r इक्वल 0 एंड f डैश x इज लेस देन r इक्वल टू 0 लिखेंगे, और इसमें जो है हम लिखेंगे fx इज ग्रेटर देन 0 एंड f डैश x इज लेस देन 0। सेम वे में एनालिटिकल में भी है कि जब इक्वल लगा रहेगा तब केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलेंगे, और जब इक्वल नहीं लगा रहेगा केवल ग्रेटर का सिंबल रहेगा, fx1 ग्रेटर देन fx2, x1 ग्रेटर देन x2, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? मोटा मोटा अगर हम इनसाइड देखें तो अगर इक्वल साइन अवेलेबल है तो वो हमारा क्या होगा, ओनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, और इफ इक्वल साइन इज अनअवेलेबल देन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऑलराइट, सिमिलरली x की वैल्यू जिस इंटरवल में लेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्लोज आता है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जो आएगा
वो ओपन आएगा। ये बात ध्यान देना, हमेशा के लिए ध्यान देना, क्योंकि जब हम क्लोज लिखते हैं तो ये लिखते हैं लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी, ये इक्वल साइन आता है क्लोज में, और जो ओपन लिखते हैं तो इक्वल साइन नहीं आता। इंटरवल से आई होप दैट फैमिलियर होंगे आप। कोई दिक्कत है तो बताइए यहां तक समझने की। क्लियर है सर। तो थ्योरी इतनी ही है, डेरिवेटिव हमको आता है, केवल हमको क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हम एक्सरसाइज से सीधा सीधा पहुंचते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं हम क्या क्या हमारे पास है। एनसीईआरटी कर लेते हैं पहले। एनसीईआरटी को थरो करना पड़ता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। वो वन टाइम नहीं, इसको नंबर ऑफ टाइम हमको रिपीट करना होता है, अगर हम कर पाए तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि तभी कंक्लूजन हम निकाल पाते हैं। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। एक्सरसाइज हम कराते हैं सीधा सीधा। एग्जाम्पल नंबर 7, तो एनालिटिकल से एक ही दो क्वेश्चन कराएंगे। एग्जाम्पल 7 जो हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 7x -3। ठीक है, ये 7x -3 है, ये क्या है बेटे, ये फंक्शन हमें बताना है कि इंक्रीजिंग है पूरे रियल नंबर में। क्या है, पूरे रियल नंबर में इंक्रीजिंग है। तो अगर हम लेट कर लें, लेट x1 ग्रेटर देन x2, तो अगर हम ये दिखा दें कि fx1 इज ग्रेटर देन fx2, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, तो बेटर हम उल्टा रिवर्स चलेंगे, हम ये लेके चलेंगे एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा भी होता है, वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा है तो हम इसको लेके चलते हैं, fx1 इज ग्रेटर देन fx2, तो हमको क्या शो करना होगा, दिस इंप्लाइज हमको शो करना होगा x1 ग्रेटर देन x2। तो fx1 लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, fx में x को रिप्लेस करके x1 लिखना। होप दैट फंक्शन रिप्लेसमेंट में इतना आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत ना आ रही होगी। और ग्रेटर देन 7x1 -3, ऑलराइट। और अब आपको मालूम है कि ये 3 -3 और -3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो 7x1 इज ग्रेटर देन 7x1, और ये +7 और -7 कैंसिल हो जाएंगे, +7 +7, तो x1 इज ग्रेटर देन x2। इधर कहीं x2 रहना था, हाँ यहाँ देखा हमने, fx1 ग्रेटर देन fx2 लेके चला और x1 ग्रेटर देन x2 शो कर दिया। ये तो था हमारा एनालिटिकल तरीका। ये हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं होता, जो सिंपल होते हैं उन्हीं पे एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको डेरिवेटिव से करते हैं तो कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ गया, केवल 7 आ जाएगा, और 7 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, विच इज ग्रेटर देन, इक्वल हटाओ, केवल ग्रेटर देन 0 लिखो, ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। क्लियर है यहाँ पे थ्योरी, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं,
ऐसा ही करना हमें सारे क्वेश्चनों को। आगे क्रिटिकल क्वेश्चन भी आएंगे, उन सबको भी देखेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ पूछना है बेटे? नहीं सर, मैं यस सर बोल रही थी। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल 8 ले ले रहा हूं। शो करना है कि ये भी हमारा क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग इन आर, वो रियल नंबर में इंक्रीज कर रहा है। एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स क्यूब माइनस, हमारे दिमाग में डेरिवेटिव चल रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x फॉर ऑल x बिलोंग्स इन रियल नंबर। हमको क्या करना है बेटे इसमें, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, पूरे रियल नंबर में इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या दिखाना होता है बेटे, पॉजिटिव दिखाना होता है। ऑलराइट, सो डिफरेंशिएशन से फैमिलियर है, पॉलिनोमियल है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एफ डैश एक्स को 3x स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 4, ऑलराइट। 3x स्क्वायर माइनस 6x आएगा, 9x नहीं। थोड़ा देखा करिए ध्यान से, और ये सब बातें माइंड करने वाली हैं, कभी कभी जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, इतना ही आएगा ना। अब क्या करते हैं बेटे, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर क्लास 10th का मेथड है, x प्लस a का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, ऐसे होता है ना। तो राइट हैंड को रेफर करते हुए हम फर्स्ट टू टर्म में 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इतना बना, प्लस 4 बना, ऑलराइट। अभी क्या करना, अच्छा इससे और इजी हो जाएगा, यहां से थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। 4 को हम 3 प्लस 1 लिख लेते हैं, माइनस 6x, 4 को हम क्या लिख लेंगे, 3 प्लस 1। अब फर्स्ट 3 पार्ट को देखो, फर्स्ट 3 पार्ट को देखो, तो इसमें 3 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऑल राइट। एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? अब इसमें क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है, कर्ल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो स्क्वायर क्वांटिटी है x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। अब ये जो फंक्शन एफ डैश एक्स है, कभी जीरो भी नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और 1 तो प्लस में है ही, पॉजिटिव 1 है। ये वाला पार्ट अगर जीरो होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये वाला पार्ट अगर जीरो भी होगा तो प्लस 1 बचेगा, मीन्स एफ डैश एक्स जो है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन रियल नंबर। देयरफॉर ये हमारा फंक्शन जो होगा एफ एक्स जो है, देयरफॉर एफ एक्स इज, f is increasing in R. R means real number. All right. कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? नहीं सर, नहीं है। अच्छा, इंक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। ग्राफ का नेचर, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर का हमको फंक्शन दे दिया, तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या बहुत बता सकते हैं हम, ये ग्राफ ड्रा कर लेंगे, हमको ग्राफ थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो ये क्या है, पहले डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से, इधर
एक्स घट रहा है, लेकिन साथ में वाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब एक्स और वाई के नेचर डिफर होंगे, एक्स इज इंक्रीजिंग होगा, एक्स बढ़ेगा और वाई घटेगा, या फिर एक्स घटेगा वाई बढ़ेगा, प्लस का मतलब बढ़ना, माइनस का मतलब घटना, तो उस सिचुएशन में फंक्शन हमारा डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहां से देख लो, अगर हम धीरे धीरे जैसे जैसे वाई बढ़ाते हैं, एक्स को बढ़ाते हैं, इधर प्लस करते हैं, तो वाई धीरे धीरे क्या होता है, डाउनवर्ड आता है कि नहीं आता। ग्राफ को देख करके आप पता लगा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, माइनस इंफिनिटी से 0 तक क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीज होगा, और 0 से प्लस इंफिनिटी तक क्या होगा, ये इंक्रीज भी होगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन ऑसिलेटिंग फंक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोसाइन का है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दिया है और 3-4 इंटरवल दे दिए हैं बेटे। पहले पार्ट में क्या दे दिया है, 0 से पाई, दूसरे पार्ट में क्या दिया है, पाई से 2 पाई, और तीसरे पार्ट में क्या दिया है, 0 से 2 पाई। ओवरऑल हम पूरे साइकिल का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, पूरे साइकिल का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं 0 से 2 पाई। तो साइन है, कोसाइन है, कास 1 से शुरू होता है, 1 जब कास 0 होता है तो 1 से शुरू होता है, और 90 पे 1 होता है और फिर 1 पे आगे रुक जाता है। ये कास का ग्राफ है बेटे, ये क्या है, कास का ग्राफ। ये 0 है π/2 पर, और ये -1 हो जाएगा पाई पे। तो आपको 0 से पाई तक कास का फंक्शन कैसा दिख रहा है, फर्स्ट इंटरवल 0 से पाई तक, 0 यहां है, पाई यहां है, डिक्रीजिंग दिख रहा है ना। तो यहां पे ग्राफ अगर हम तो विदाउट कैलकुलस का यूज किए हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग। अभी हम कैलकुलस से भी करा देंगे, ठीक है। अब यहां पाई से लेके 2 पाई यहां हो रहा है, ये 3π/2 होगा, ये 3π/2 होगा, जहां पे फिर से 0 होगा, और जहां पे 1 हुआ है वो 2 पाई। तो आपको पाई से लेकर के या इस प्लेस से लेके इस प्लेस तक ग्राफ कैसा दिख रहा है, इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग दिख रहा है। तो हम यहाँ डायरेक्टली ग्राफ ड्रा करने के बाद कुछ कमेंट किए बगैर इंक्रीजिंग लिख सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। पूरे में फंक्शन एक बार डिक्रीज हो रहा है, एक बार इंक्रीज हो रहा है। तो जो फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज दोनों करता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटिंग, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो थर्ड इंटरवल में क्या बोलेंगे, ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग, और नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऑल राइट, तो ग्राफ क्लियर हुआ, ग्राफ मेथड से क्लियर है। यस वो क्लियर है। कुछ बेसिक एंड स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जिनका ग्राफ हमको रिमेंबर रखना होगा। अब फंक्शन आप कितना डेप्थ में पढ़े हैं वो आप पे डिपेंड करता है, फिर भी जिन फंक्शन का रिक्वायर्ड है, अब कैलकुलस से देख लो इसको, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। यहां कोई दिक्कत, अभी अब डैश एक्स तो निकाल लिए हम, अब तीनों इंटरवल में अब डैश एक्स का नेचर देखना है। फर्स्ट इंटरवल क्या है, 0 से पाई,
0 से पाई इंटरवल में साइन एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन क्या होता है बेटा? साइन दोनों में पॉजिटिव होता है। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया बेटे? एफ डैश एक्स तब निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। अब ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. ग्राफ में भी तो डिक्रीजिंग था। तो हम चाहे एनालिटिकल मेथड से करें, चाहे ग्राफ मेथड से करें, चाहे कैलकुलस मेथड से करें, सब पे एक ही रिजल्ट पे पहुंचेंगे हम। सेकंड पार्ट कितना है? सेकंड पार्ट है हमारा इंटरवल पाई से 2 पाई। अब पाई से 2 पाई जो होता है वो नीचे का पोर्शन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का और एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का बेटे, थर्ड एंड फोर्थ का होता है। ओके, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो निगेटिव होता है बेटे। साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। साइन एक्स इज लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश ऑलरेडी निगेटिव साइन है। ठीक है, Yes, sir. तो निगेटिव और निगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। देयरफॉर कमेंट लिखेंगे, देयरफॉर एफ इज increasing in 2 pi to 2 pi, pi to 2 pi। ओके, कोई दिक्कत? अब 0 to 2 pi जो है, 0 to 2 pi जो है इंटरवल, वो दो इंटरवल के यूनियन से बना है। 0 से पाई यूनियन पाई से 2 पाई। ओके, ऑफ कोर्स यहां पे पाई एक्सक्लूडिंग में है, तो यहां क्लोज इंटरवल डाल दो आप। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि थर्ड वाला जो आंसर आएगा, थर्ड पार्ट, उसमें फंक्शन दो प्लेस का बिहेवियर शो कर रहा है। एक 0 to पाई का शो कर रहा है जिसमें क्या है? डिक्रीजिंग है, और दूसरा इंटरवल जो है उसमें क्या है? फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो वही फाइनल कमेंट पिछला वाला लिखेंगे थर्ड में, देयरफॉर एफ इज ऑसिलेटिंग, दैट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऑल राइट, कोई दिक्कत इसको समझने में बेटे? सर आ गया समझ। चलिए तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरवल फाइंड करना। एफ डैश एक्स, सॉरी एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। वो इंटरवल फाइंड करो जिसमें ये इंक्रीज करे और डिक्रीज करे। ठीक है, क्या करे? इंक्रीज करे और डिक्रीज करे। क्वेश्चन यही है। ए पार्ट क्या है? फाइंड द इंटरवल इन विच दिस इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले ए और बी करने के पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स कितना आएगा? 2x माइनस 4। अब क्या करते हैं, देखो बेटा, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 लिख लो। हमको पता है ना कि ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो इंक्रीज करेगा। तो 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन, इंक्रीज कहा तो हम इक्वल लगा सकते हैं, स्ट्रिक्टली कहा होता तो इक्वल ना लगाते। तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2, मीन्स x बिलोंग्स इन टू इंफिनिटी। ऑल राइट, कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं है दिक्कत। चलिए नेक्स्ट बी पार्ट में आ जाते हैं।
बी पार्ट में क्या डिक्रीजिंग पूछा है, सो डिक्रीजिंग में क्या है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. So f dash x is less than 0 means 2x minus 4 is less than 0, and in this time x is less than or equal to, इक्वल कर सकते हैं हम क्योंकि केवल डिक्रीजिंग पूछा है. तो 2 means x belongs माइनस इंफिनिटी. इंफिनिटी पे हमेशा इंटरवल ओपन रहेगा, माइनस इंफिनिटी टू 2. ओके, अब फाइनल कंक्लूजन लिख दे देंगे. देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 2 to इंफिनिटी. ठीक, एंड ये ए का आंसर हो गया. एंड डिक्रीजिंग in minus infinity to 2. ऑल राइट, कोई दिक्कत? ये बी का आंसर हो गया यहाँ. ओके, सर अगर स्ट्रिक्टली होता तो फिर इक्वल टू नहीं आता ना, आप कह रहे हो? हाँ, स्ट्रिक्टली होता तो इक्वल नहीं आता और ये क्लोज की जगह हम ओपन करते. इवन तो एनसीईआरटी में ओपन ही बोल रहा है, ओपन ही लिखा है, लेकिन ये एनसीईआरटी का ड्रामा एक है, कब से है, बहुत पहले से हम देख रहे हैं इस चीज को. ठीक है, ठीक, तो इससे रिगार्ड कोई इशू नहीं है. ठीक है, वो चेंज नहीं करते, पता नहीं क्यों चेंज करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 की बात करते हैं हम. एग्जाम्पल 11, ये तो एक फंक्शन का था. जब एक से ज्यादा फंक्शन होंगे या एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ये जो हमारा 2 आया था दोनों बार, ये जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने पे जो आएगा, जो कि एक्स इक्वल टू 2 है, वही है ना, तो वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है. अब इंटरवल मेथड इसमें हम सिखाएंगे. देखिए, जब एक फैक्टर होता है, वन फैक्टर, यहां पे एफ डैश में केवल वन फैक्टर है, तब काम आसानी से हो जाता है ग्रेटर देन या लेस देन लिख के. लेकिन जब 1 से ज्यादा हो, मोर देन 1 हो, तब हमको नेक्स्ट मेथड पे चलना पड़ता है, जो कि हम अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं. एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x. ऑल राइट, एंड प्लस 30 भी है, प्लस 30. तो इसके इंटरवल फाइंड करना है जिसमें ये हमारा एफ एक्स इंक्रीज करे और डिक्रीज करे. सो एफ डैश एक्स जो आएगा हमारा कितना आएगा, 12x क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12x एंड माइनस 72 ओवर 12 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 12 का बन जा रहा है ना 6. अब इसका फैक्टर क्या होगा बेटे, फैक्टर, इसका फैक्टर कितना हो गया, 3 into 2 sir. एंड एक्स इक्वल टू माइनस 3 एंड प्लस 2, माइनस 3 एंड प्लस 2, 2 3 जा 6, माइनस 3 एंड प्लस 2 इज माइनस 1. ऑल राइट, मीन्स अब ये फैक्टर हो गया एफ डैश एक्स. हमेशा जब भी हम क्यूबिक या क्यूबिक से आगे का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे, कहां तक लिखेंगे, फैक्टर तक लिखेंगे. अब हम चेक कर लेते हैं एफ डैश एक्स 0 कहां कहां होता है, मतलब जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सीपी. सीपी मीन्स क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां पे ये 0 होते हैं.
तो x की वैल्यू 3n माइनस 2 आ गई, x की वैल्यू 3n माइनस 2। तो अब एक नंबर लाइन हम ड्रा कर लेते हैं अपना, क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, बीच में कहीं जीरो आएगा, ऑफ कोर्स जीरो इज नॉट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का कलर हम चेंज कर देते हैं, ग्रीन से लिख लेते हैं। तो एक -2 है, एक +3 है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम -2 से शॉर्ट नंबर लिखेंगे, -2 से छोटा, तो एफ डैश का नेचर कैसा आएगा? एफ डैश में पुट करके देखिए कोई भी नंबर -2 से छोटा, -3 रख लीजिए। -3 रखेंगे तो पहला ब्रैकेट -6 हो जाएगा, दूसरा ब्रैकेट -1, मतलब निगेटिव आएगा। ऑलराइट, कोई दिक्कत चेक करने में? सर एक बार चेक करना, वापस समझा दो। हाँ, माइनस माइनस प्लस होगा, सॉरी, हम -2 से छोटा कोई भी नंबर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने -3 ले लिया, तो -3 एंड -3 -6 हो गया, -3 एंड +2 -1 हुआ, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। ये नंबर लाइन में जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, इनके बीच का कोई भी नंबर हमको ले लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 0 ही ले लिया, तो 0 ले लिया तो कितना आ गया, ये माइनस आ गया, -6 एंड 12। ठीक है, और 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले ले हम। इस पोर्शन में लिया हमने 0, तो इस पोर्शन में क्या आ गया, ये निगेटिव आ गया। इस पोर्शन में क्या आएगा, 3 से ग्रेटर लेने पे 3 से ग्रेटर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। चेक करना क्लियर हो गया है? अब हम इंटरवल लिख देंगे, जहां जहां पॉजिटिव है वहां वहां इंक्रीजिंग है, जहां निगेटिव है वहां डिक्रीजिंग है। तो फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग। कहां कहां इंक्रीज हो रहा है? 2 जगह हो रहा, तो दोनों को यूनियन करके लिखना पड़ेगा। -∞ to 2 -2 यूनियन 3 to ∞। ठीक है, कोई दिक्कत? एक से ज्यादा प्लेस पे अगर इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो हम सबको यूनियन लगा के लिख देंगे। ठीक है सर, तो इसको फिर वो नहीं कहेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों जा रहे हैं। नहीं, इसमें ये कोई रेंज नहीं दिया है ना पूरा। ऑफ कोर्स अगर ये पूरे रियल नंबर में कहेगा तो नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज हम बोलेंगे। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसने हमको पूछा है कि वो पार्ट बताओ जिनमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा। पिछले भी क्वेश्चन में यही था कि वो पार्ट बताओ हमको जिसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा, और वो भी पार्ट बताओ हमको जिसमें फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया? अगर पूरा रियल नंबर दे देगा तो हम बोले, अगर ये हमसे ऐसे बोल दे कि -10 से 20 बताओ इसमें क्या है, तो हम इसमें कह देंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि -10 से -2 तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यहां तक। -2 से 3 क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और 3 से फिर आगे 20 क्या करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो अगर हमको ये दे दे कि नेचर ऑफ फंक्शन -10 to -20 बताओ, तो उस सिचुएशन पे हम कह देंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है पॉइंट? ठीक है सर, क्लियर है। हमको यहाँ पे केवल वो बताना है जहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और जहां पे डिक्रीज कर रहा है, दोनों को सेपरेट।
and f is decreasing in कितना लिखना है, -2 to 3, ठीक है। अब यहां पे हम क्लोज इंटरवल इसलिए ले रहे हैं कि स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज किया है। एनसीईआरटी में हर जगह ओपन 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 कर दिया है, तो जब स्ट्रिक्टली होगा तब ओपन होगा और स्ट्रिक्टली नहीं होगा तो क्लोज होगा। ऑलराइट, यस सर। नेक्स्ट साइन साइन का देख लो। ट्रिग्नोमेट्री के जब भी फंक्शन आएंगे, 11th का एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन, उसका यूज हम करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले एफ एक्स हमारा है sin 3x, ठीक है, और इंटरवल हमें गिवन है 0 से π/2। हमको वो इंटरवल बताना है जहां पे ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आपको हम ग्राफ से करते तो कर पाते, लेकिन sin 3x का ग्राफ ही अपने आप में बहुत लेट लपेट है, तो उसको छोड़ो, ठीक है। हम कैलकुलस का ही यूज करते हैं। sin 3x का ग्राफ ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, फिर भी हम उतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ग्राफ हमने सिंपल फंक्शन के लिए बताया है। तो ये एफ डैश एक्स इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, बताइए अब कितना आएगा। 3 cos 3x। 3 cos 3x, ऑलराइट। अब देखिए ध्यान से, अब हमको चेक करना है कि ये 3 cos 3x कहां पे पॉजिटिव है, कहां पे निगेटिव है। तो क्या लेंगे, 3 cos 3x ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक ही फैक्टर है ना बेटे। तो क्या करेंगे हम, ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, तो cos 3x इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 0/3। तो cos 3x ग्रेटर देन 0, मतलब कि 3x इज ग्रेटर देन π/2। तो यहां से x इज ग्रेटर देन π/6। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है बेटा, ओके। तो cos कैंसिल हो गया, 3x ग्रेटर देन, मतलब कि π/6 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीज होगा, और π/6 से छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर यही इसी को हम दूसरे तरीके से लिखें, f डैश x इज लेस देन 0, डिक्रीजिंग के लिए, ये इंक्रीजिंग के लिए है, इंक्रीजिंग f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल कर लो, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज किया है। फॉर डिक्रीजिंग, यहां लिखो फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो f डैश x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो सिमिलर तरीके से चलना है, 3 केवल साइन केवल रिवर्स होगा बस। 3 cos 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये यहां से ओवरऑल हम डायरेक्ट कर ले, यहां पे x इज लेस देन आर इक्वल टू π/6 आ जाएगा। बीच के स्टेप हम नहीं लिखे हैं, ये सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे हमको, ठीक है। केवल साइन लेस देन का होगा। तो अब देखो ध्यान से, हमारा इंटरवल कहां से स्टार्ट है, 0 से। तो 0 से π/6 में f क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। f इज डिक्रीजिंग, f विल डिक्रीज, f विल डिक्रीज,
समझ में आया? in 0 to pi by 6 f will decrease and in pi by 6 to pi by 2 हमको जितना दिया उतने के बारे में ही सोचना है। f will increase, f will, समझ में आया बेटे? यस सर, आ गया है। एक एग्जांपल और बचा है, लास्ट एग्जांपल, ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चन करने को आपको देंगे, अगर आपसे नहीं बनता है आप ट्राई करेंगे, नहीं बनता है तो फिर हम उसको समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कितना है हमारा? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और क्या करना है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, इंटरवल फाइंड करना है। तो इंटरवल कितना दिया? 0 से 2 पाई। 0 is less than or equal to x, x is less than or equal to 2 पाई। मतलब क्लोज इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई। ठीक है, चलिए वेरी इजी। हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? सिंपल है डेरिवेटिव cos x माइनस साइन एक्स। और हम इस बार 2 हैं तो इसलिए हम इसको एफ डैश एक्स को क्या करेंगे? 0 रख देते हैं। ठीक है, तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू साइन एक्स, ये हो जाएगा tan x। cos x अपॉन tan x इक्वल टू 1 और tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4। अब हमको 0 to 2 पाई देखना है। वैसे तो पूरे क्वाड्रेंट में tan कहां कहां +1 होता है? एक तो पाई बाई 4 पे 1 होगा, ओके, और दूसरा कहां होगा? पाई प्लस पाई बाई 4 पे होगा। पाई प्लस पाई बाई 4 पे tan 1 होगा। ठीक है, हम दोनों लिख लेते हैं, tan पाई प्लस पाई बाई 4। पाई प्लस पाई बाई 4 मीन्स 5 पाई बाई 4। तो x की 2 वैल्यू आ गई, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। अब इनको क्या करना है? हमको इनको प्लॉट कर देना है और एफ डैश एक्स का नेचर देखना है। एफ डैश एक्स कितना है हमारा? साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। और यहां पे हम प्लॉट कर लेते हैं, किसको प्लॉट कर लेते हैं? पहले 0 को प्लॉट कर लेंगे, 0 के बाद किसको प्लॉट करेंगे? पाई बाई 4 को प्लॉट कर लेंगे, और पाई बाई 4 के बाद 5 पाई बाई 4 को, और लास्ट में 2 पाई। इतने के बीच में ही देखना है ना, इसके आगे पीछे तो नहीं देखना है। अब यहां पे थोड़ा सा ग्राफ को हमारे साथ समझो। ये जो रीजन होता है पाई बाई 4 के नीचे वाला, इसमें कास बड़ा होता है, साइन छोटा होता है, ये बात ध्यान रखना। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आएगा? यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, यस और नो? बोलिए बेटे। यस। और इसके आगे का जो भी रीजन होगा
यहां तक, इस लाइन के ऊपर ये साइन ग्रेटर देन कास होगा, साइन एक्स ग्रेटर देन कास होगा। तो इस रीजन में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और इस लाइन से नीचे फिर आएंगे तो इस लाइन के नीचे ये जो पाई बाई 4 की लाइन है, इसके नीचे कास हमेशा बड़ा होता है, साइन छोटा होता है, तो ये फिर से पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए कि एक पाई बाई 4 की लाइन होती है क्वाड्रेंट में, x इक्वल टू पाई बाई 4 की, उसके नीचे की ओर कास x बड़ा होता है और साइन x छोटा होता है, और उसके ऊपर की ओर साइन x बड़ा होता है और cos x छोटा होता है। तो क्या आप अब लिख पाएंगे कौन कौन से इंटरवल में f इंक्रीज कर रहा है, कौन कौन से इंटरवल में f डिक्रीज कर रहा है। कंक्लूजन लिखते हैं, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई, 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई। ओके, इंक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। and f is decreasing, f is decreasing, कौन से इंटरवल में डिक्रीज करेगा, 5 बाई 4 टू 5 पाई बाई। ऑल राइट, कहीं पे समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा आपको। आ गया सर समझ। आप टेबल बना के भी लिख सकते हैं, जैसे बुक में टेबल बने हैं, और ना भी टेबल बनाए तो कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब 1 to 5 क्वेश्चन को हम करवाना चाहेंगे, क्योंकि ये छोटे हैं, छोटे क्वेश्चन थोड़ा डेंजरस होते हैं। एनालिटिकल तरीके से करना चाहे तो हम एनालिटिकल तरीके से कर सकते हैं। 3x अपान 3x प्लस 70, ये r में इंक्रीजिंग दिखाना है, तो वही काम करना है, fx1 ग्रेटर देन fx2 लेके चलना है और x1 ग्रेटर देन x2 दिखाना है। ऑलराइट, यही काम करना है। तो सिंपल है, 3x1 प्लस 17 ग्रेटर देन 3x2 प्लस 17, 17 और 17 क्या हो जाएंगे, दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से। 3x1 ग्रेटर देन 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 ग्रेटर देन x2। प्रूफ हो गया, मतलब ये इंक्रीजिंग है। कैलकुलस मेथड देखना है, कैलकुलस मेथड देख लो, एफ डैश एक्स निकालोगे कितना आने वाला है, 3, बस इतना। तो लिख देंगे कि सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग इन आर। यहां लिख देंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन आर, सारे एक्स रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, उनके लिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। यस सर क्लियर है। एंड सेकेंड एंड थर्ड देखिए आप, अगर हमारे कुछ एक्सप्लेन करने लायक है तो बोलिए।
सर नहीं करो, एक्सप्लेन हो जाएंगे। हो जाएंगे। आप 6 तक चेक करिए। ठीक है। 6 के क्वेश्चन पॉलिनोमियल हैं, 6 में कहिए तो कुछ पार्ट करवा दें। सर वैसे e⁻x का फंक्शन इंक्रीजिंग होता है? हाँ, e की पावर x का फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और ये फॉर ऑल x पॉजिटिव होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स इन रियल नंबर, e पावर x इज ग्रेटर देन 0 होगा। और ये फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रा करेंगे तो ये नियर बाई x जाएगा, ये 1 होगा x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे 1 हो जाएगा पूरा, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है सर। और log x का फंक्शन हम बता दें, log x का फंक्शन बेस ई पर आपका ये ऐसे होता है, इसका मिरर इमेज होता है। ये x इक्वल टू 1 पे 0 होता है log x, और रिमेनिंग के लिए फिर 1 से बड़े के लिए x के लिए पॉजिटिव होता है, 1 पे 0 होता है, 1 से लेस के लिए निगेटिव होगा। तो कभी कभी लॉगरिथम फंक्शन भी आते हैं, तो वहां पे भी हमको ये ग्राफ हमेशा दिमाग में रखिएगा, e की पावर x का। और अगर इन पे निगेटिव आता है तो इनका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ग्राफ, माइनस एक्स e की पावर x आएगा। e की पावर माइनस x का ग्राफ जो हम बता रहे हैं आपको, कि ये ग्राफ आपका ऐसे चलने लगेगा, फिर ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है। ठीक और है। माइनस लॉग x, वैसे तो लॉग माइनस x तो डिफाइन नहीं है ना, माइनस x इज नॉट डिफाइंड, ये तो डिफाइन ही नहीं है। तो माइनस लॉग x मीन्स हो जाता है हमारा log 1/x। ठीक, ये हो जाता है log 1/x, तो इसका ग्राफ हमारा जस्ट रिवर्ट हो जाता है, ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, 1 पे 0 होता है, 1 से 0 के बीच में इंक्रीजिंग रहता है, मतलब कि पॉजिटिव रहता है, इंक्रीजिंग नहीं। 1 से 0 के बीच में पॉजिटिव रहता है, और 1 से ग्रेटर के लिए ये निगेटिव हो जाता है। और रिमेंबर दैट log 1/x और e की पावर माइनस x ये दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है, और log प्लस x और e पावर x ये दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बातें आपको रिमेंबर रखनी होगी। ठीक है, ग्राफ से ही क्लियर है। पिछले पेज में हमने दोनों के ग्राफ, ये चारों फंक्शन के ग्राफ क्लियर होंगे आपको। हाँ सर क्लियर है। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट बता दो। हाँ, उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन में ट्रिक लगानी पड़ेगी अपने को। देखिए, ये कैलकुलस में जब आते हैं हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो जो ट्रेडिशनल डेरिवेटिव होता है वो हम ट्रेडिशनल तरीके से डेरिवेटिव करते ही नहीं है, थोड़ा सा तो हमें अपने ब्रेन का यूज करना ही होगा। ठीक है, एफ एक्स हमारा कितना है, ये हमारा x प्लस 1 होल क्यूब इंटू x माइनस 3 होल क्यूब। ऑल राइट, दोनों का क्यूब है बेटे। तो आई होप दैट आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे। फिर भी हम यहाँ पे टेक्निक ऑफ डिफरेंशिएशन आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, अल्टीमेटली हमको एफ डैश एक्स जो निकालना होता है वो फैक्टराइज फॉर्म में निकालना होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जहां भी हमने एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया था, हम सबका क्या किया था, फैक्टराइजेशन किया था। ये देखिए क्या किया था, फैक्टराइजेशन। तो उससे हमें इंटरवल निकालने में इजी मिलता है नंबर लाइन प्लॉट करके। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करते हैं। और प्रोडक्ट रूल में
फैक्टर फॉर्म में लाने के लिए कॉमन लेंगे हम। तो चलिए पहले डिफरेंशिएशन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक्स का 1। ठीक है, ये डेरिवेटिव क्लियर है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर का, सॉरी होल क्यूब का। ठीक है, प्लस सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकेंड फंक्शन है इट इज कर लो, एक्स माइनस 3 का होल क्यूब एज इट इज एंड एक्स प्लस 1 का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ऑलराइट, अब इसमें कॉमन देख लो, कितने टर्म है, 2 टर्म मिलेंगे। टर्म हमें प्लस माइनस से मिलते हैं, यहां से यहां तक एक टर्म, यहां से यहां तक दूसरा टर्म। दोनों में कॉमन क्या क्या है उसको देख लो। तो यहां से x3 कॉमन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है और x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी कॉमन है। तो बच क्या क्या रहा वो देखो। ये टेक्निक ऑफ डिफरेंशिएशन है जिसको हम यूज करते हैं और क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है फिर आगे जाके। तो x प्लस 1 पहले पार्ट में बचेगा और दूसरे पार्ट में बचेगा x माइनस 3। ठीक है, तो 3x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड ये आ जाएगा 2x माइनस 2 और यहां से 2 भी फिर से निकाल लेंगे तो 2 3 जा 6 x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड x माइनस 1। अब बेटे हमको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है। क्या करना है, अब देखिए सारे पूरा का एक पूरा फुल एफ डैश एक्स जो है वो फैक्टराइज्ड है लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, लीनियर फैक्टर फैक्टराइज्ड है तो हर फैक्टर इक्वल टू 0 होगा और इसके रिपीटिंग से मतलब नहीं है, डिस्टिंक्ट ले लेते हैं। तो डिस्टिंक्ट कौन कौन है, 1 3 एंड माइनस 1। ये 3 डिस्टिंक्ट क्रिटिकल पॉइंट आ गए। ठीक है, क्या आ गए, सीपीज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, अब इसको क्या करना है, हमको देखना है नंबर लाइन प्लॉट करना है। तो एफ डैश एक्स नोट कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये नंबर लाइन प्लॉट कर लिया, एफ डैश एक्स नोट कर लेते हैं। कितना है हमारे पास, 6x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। ये एक्स माइनस 1 है, 3 है, हाँ एक्स माइनस 3 है। ठीक है, तो ये है क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, -1 है और 0 क्रिटिकल पॉइंट का पार्ट नहीं है। 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट का पार्ट नहीं है और उसके बाद 3 है, 1 है और 3 है, 1 3। अब ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स में शुरुआत के 2 फैक्टर जो है जिन पे स्क्वायर लगा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो एफ डैश के साइन पे कोई इफेक्ट डालेंगे ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर अगर निगेटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, तो अल्टीमेटली हमको देखना कहां पे है, थर्ड फैक्टर पे, इस पे केवल देखना है x माइनस 1 कैसा बिहेव कर रहा है किस प्लेस पर, वही डिसाइड करेगा हमारा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स का साइन नोटिस करने के लिए -1 से छोटा लेंगे तो निगेटिव आएगा, ये इधर पूरा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, -1 से छोटा लेंगे तो, और -1 से बड़ा लेंगे कुछ भी, सॉरी 1 से छोटा, -1 से नहीं, -1 वाला तो कोई रोल उसमें प्ले ही नहीं करेगा। तो हम यहां पे हाँ 1 से छोटा लेंगे, ये 1 से छोटा लेंगे तो वो निगेटिव आएगा पूरा, तो यहां पूरा निगेटिव, और 1 से बड़ा लेंगे तो पूरा का पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये पूरा का पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमारा जो फंक्शन है
वो माइनस इंफिनिटी टू 1, ये क्या करेगा, इंक्रीजिंग होगा, सॉरी डिक्रीजिंग होगा। f will decrease, f will decrease in minus infinity to 1 and f will increase, and f will increase in 1 to infinity। अब आप आंसर चेक कर लो एक बार, आंसर शीट में इंटरवल ओपन ही दिया होगा। अच्छा, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है, हमको ओपन करना ही पड़ेगा, और आई होप दैट क्रिटिकल पॉइंट को भी ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। तो जिसके अंदर जितने क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उनको अलग अलग यूनियन करके लिखना होगा। तो पहले तो ये देख लो कि आपका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो फिर हम चेंज करते हैं। या तो ये होगा आंसर, या फिर माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 0 तो है नहीं क्रिटिकल पॉइंट में, -1 to 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि -1 बाहर रहेगा स्ट्रिक्टली में, ठीक है, ये हमारा डिक्रीजिंग में आएगा। और इधर वाले को चेंज करेंगे तो आप कुछ बोल रहे हैं आप? जो आपने अब लिखा है वो वाला है पीछे। हाँ, स्ट्रिक्टली यूज हुआ है ना, तो ये एक्चुअल 0 पे -1 पे 0 हो जा रहा है ना, तो वो आउट ऑफ इंटरवल रहेगा, वो इंटरवल में नहीं रहेगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रिक्टली वर्ड का हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अगर केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखते हैं तो वो सही है, लेकिन अगर हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखना है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेना है, स्ट्रिक्टली लेना है, तो स्ट्रिक्टली जब भी लेंगे, स्ट्रिक्टली जब भी लेंगे हम, तो हमें इंटरवल, और ये वाला जो है ये वाला हो जाएगा 1 to 3, 1 to 3 यूनियन 3 to इंफिनिटी, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आंसर क्लियर हुआ बेटा आपको? तो ये सब टूल ध्यान में रखना है। अब बचे हुए टाइम में पेपर को देख लेते हैं हम, जो कुछ क्वेश्चन हो पाते हैं, ठीक है। और बाकी का एक्सरसाइज तुम्हारे पास रहेगा, तुम करके रखो, ठीक है। और जो डाउट होगा कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही मैक्सिमम मिनिमम भी कर देंगे, ठीक है। तो आपके पेपर के बचे हुए क्वेश्चन, हाँ, कल जो हमने कैलकुलेट किया था लैम्डा की वैल्यू 30/17, 30/17, वो करेक्ट आंसर था 30/17, और एक लैम्डा 0 आ रहा था, वो भी करेक्ट है। 2 लैम्डा आ रहे हैं तो 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट आएगा आपका वहां पे कैलकुलेशन के बाद, ये हमने चेक किया था पूरा, पहला तो वही आ जाएगा जो हमारा था, कितना था पॉइंट उस जगह पे, लाइन के ऊपर जो हमारा पॉइंट था x1 y1 z1। अब देख के बता सकते हो? एक मिनट हम ओपन करते हैं तो बताते हैं। सर वो दूसरी नोटबुक में था, अभी मेरे पास दूसरी नोटबुक है तो नहीं बता पाऊंगी मैं। हाँ, तो ये है हमारा, बाकी का पूरा तो आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन सही है। एक लैम्डा जब 0 लेंगे, जब लैम्डा 0 लेंगे तो ये हमारा जो लाइन का पॉइंट है x+2/3 और इक्वस टू कितना है ये y+1/2 इक्वस टू z-3/2। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, तो हमको दोनों पॉइंट बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो लैम्डा जब 0 लेंगे तो एक पॉइंट तो हमारा यही हो जाएगा, -2 -1 एंड 3, सॉरी उल्टा जाएगा ना, ये यहाँ पे प्लस, ठीक तो है, हाँ अपोजिट साइन लेते हैं, क्लियर है, ठीक। -2 -1, और चेक भी कर सकते हैं, 1 2 3 से डिस्टेंस निकालो, अगर ये क्यों है तो डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा, ये
-3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, ये x2 ये x1, y2 माइनस y1 -3 का स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 यानी 0 का स्क्वायर। तो देख सकते हो 9 + 9 ये हो जाएगा √18, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√2। तो ये पहला पॉइंट तो आपका यही हो जाएगा लाइन पे। और दूसरा पॉइंट लेमडा की वैल्यू 17 रखोगे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें पुट करके, x = 3 लेमडा + 2 y = 2 लेमडा -1 माइनस आएगा, यहाँ पे दोनों में माइनस आएगा, -2 और 2 लेमडा -1 एंड थर्ड वाला हो जाएगा z की वैल्यू 2 लेमडा एंड -+3 आ जाएगा। ठीक, इसमें लेमडा की वैल्यू पुट करके, लेमडा की वैल्यू ये 30/17 पुट करके पुट कर दोगे तो आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट P का जिसकी डिस्टेंस Q पॉइंट जो कि गिवन है उससे 3√2 आएगी। ठीक है, हमने पूरा वेरीफाई किया है कैलकुलेशन करके। ठीक है, आप करके चेक कर लीजिएगा। तो कभी भी ऐसे सिचुएशन में जब लेमडा की वैल्यू मोर देन 1 आती है तो फिर उनको हमें, अगर एमसीक्यू है तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, नहीं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो दोनों पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन में एलपीपी है। हाँ सर। एलपीपी आप कर पाए हैं कि करवा दें? सर कहीं पे तो कुछ गलत हुआ है, कोई डॉटेड लाइन पे, मतलब कोई डॉटेड लाइनें बनाई है तो वहां पे मेरे मार्क्स कटे हैं। हाँ हाँ, मार्क्स कटे हैं। तो वैसे तो ये पहले तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एलपीपी पे हम देख लेते हैं। ये ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है, तो z = कितना है हमारा फंक्शन 3x + 5y एंड पहली इनइक्वालिटी है सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट जो है हमारा वो कितना है x + 3y ≥ 3, और दूसरा है x + y ≥ 2 and x, y > 0। ऑलराइट, तो दोनों इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की है। जेन्युइन है कि ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी अनबाउंडेड रीजन देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्लॉट कर लेते हैं इनको ग्राफ पे। ठीक है, तो ओरिजिन 0 0, ये y > 0, ये होता है x > 0, और इसको 0 0 प्लॉट करेंगे तो 2 0, पहला क्या आएगा 2 0 2 0, y एक्सिस पे कितना आएगा 0 2 आ जाएगा। ठीक, इसको ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन प्लॉट करेंगे। तो x को 0 लेंगे तो y 1 हो जाएगा, 1 0 0 1, x को 0 लिए तो y 1, और y को 0 लेंगे तो x 3 आ जाएगा, तो ये 3 0 हो जाएगा, 3 0। ठीक है, एक्चुअली ग्रेटर देन का है तो 0, 0 इज ग्रेटर देन 3, ये फॉल्स होगा। 0 + 0 इज ग्रेटर देन 3, ये फॉल्स है, फॉल्स इनइक्वालिटी है, तो एबो साइड रीजन लिया जाएगा। तो हमारा इनइक्वालिटी का जो फीजिबल सॉल्यूशन रीजन आएगा ये अनबाउंडेड वाला आएगा। क्या आएगा, ये रीजन हमारा शेडेड अनसाइडेड साइडेड रीजन जो है अनबाउंडेड है, वो पूरा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब या तो इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन आएगा तो कॉर्नर पॉइंट पे आएगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अगर हम पहले ऑप्टिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, फिर जेड से निकलेगी जो वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे, पहले तो ये सोल्यूशन पॉइंट देखिए। अगर ग्राफ पे निकालते हैं तो ये जो पॉइंट हमारा बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट ग्राफ पे डायरेक्ट मिल जाता है यूनोवेल, हमको सॉल्व नहीं करना पड़ता। ए यहां ले लेते हैं, बी यहां ले लिए, सी यहां ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ पे नहीं है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
और सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस 3y इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, -2y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1/2। सही है पूरा कैलकुलेशन, चेक कर लो। -2y इक्वल टू -1, ऑल राइट। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 करेंगे तो 3/2, x की वैल्यू 3/2। तो b के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 3/2, 1/2 ये आ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम z की वैल्यू निकालेंगे सारे कार्नर पॉइंट पे। पहला कार्नर पॉइंट 0, 2 है, ठीक, a पर, ये a है। दूसरा कार्नर पॉइंट जो है हमारा b है, b कितना है, 3/2, 1/2। और तीसरा कार्नर पॉइंट 3, 0 है। और z की फंक्शन fz है यहाँ पे, fz कितना है, 3x प्लस 5y। मैक्सिमम का है कि मिनिमम का है, पहले ये देख लेते हैं। मिनिमाइज है, मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम वैल्यू लेना है। तो 0 एंड 10, यहाँ 10 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 9/2 एंड 5/2, 9/2 प्लस 5/2 14, 7 आ जाएगा यहाँ। और तीसरे में क्या आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, बी पे आकर कर रहा है। अब ये लाइन हम ड्रा करेंगे, 3x प्लस 5y इक्वल टू 9 वाली लाइन, ये लाइन ड्रा करते हैं। अगर ये लाइन फिजिबल सॉल्यूशन रीजन के अंदर चली जाती है तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और अगर ये टच करके अंदर नहीं जाएगा फिजिबल रीजन के तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। तो आई होप दैट आपने यही लाइन नहीं ड्रा की होगी। तो इसको ड्रा करने के लिए x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 9/5। 9/5 का मतलब कितना आएगा, 2.5 1 जा 5 4 9, 1.8 थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये यहां पे कहीं आएगा, 1.8 यहां पे आएगा। ठीक है, 0,5/9/5। ठीक, और x को अगर हम मिलाते हैं, x की वैल्यू को, ठीक है, तो y को 0 रखेंगे तो x 3 आ जाएगा। तो ऑफकोर्स ये लाइन हमारी ऐसे ही जाएगी, यहां के बाद इसी पे आ जाएगी। अब उसी पे जाती है कि नहीं जाती, उसके बाद कॉन्साइड तो नहीं होगी क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं, टच नहीं करेगी, ये जान लेंगे, उसको टच नहीं करेगी। तो फिजिबल सॉल्यूशन होगा उसका, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन दो सॉल्यूशन, मतलब 3 0 अगर सॉल्यूशन है और 2 सॉल्यूशन है तो फिर तो इनफाइनाइट ऑप्टिमम वैल्यू आएगी ना। ये तो 2 जगह कट कर रहा है ना पूरा। 0 पे लेंगे तो y को 0 लेंगे तो 9 3x, और x को 0 ले रहे हैं तो ठीक है, इसका हम डिस्कशन कर लेंगे ग्राफ पे, इसको सॉल्व करके। पहले हम ग्राफ पे सॉल्व करके ले आएंगे, उसके बाद फिर, और आप भी कर लीजिएगा, देखिएगा ये अंदर जाता है कि नहीं जाता। ठीक, ठीक है सर। ओके, तो कर लीजिएगा। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने रिफर किया, में कुछ डाउट सा लग रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली ग्रोथ फंक्शन दिया है, ये ग्रोथ रेट दिया है, ग्रोथ फंक्शन नहीं दिया। ठीक है, और ग्रोथ फंक्शन होता तो ये सेटिस्फाई करता। g इक्वल टू कितना दिया है, g इक्वल टू 1/4 √t।
ये क्वेश्चन में जो लिख दिया है इन्होंने, ये लिख दिया है कि ग्रोथ रेट, मतलब ग्रोथ फंक्शन कुछ दूसरा रहा होगा। ये ग्रोथ रेट दिया है जी को। ग्रोथ रेट का मतलब आगे की रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ग्रोथ रेट डिक्रीज करने का मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 8√t। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना टाइम के लिए। अगर ये ग्रोथ फंक्शन होगा, देखिए अभी ये ग्रोथ रेट दिया है हमको, ये क्या दिया है क्वेश्चन में, ग्रोथ रेट दिया है, तब तो ये डिक्रीज होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि dg/dt जो है वो पॉजिटिव ही आएगा किसी भी वैल्यू के लिए, तब तो ये डिक्रीज नहीं होगा, पॉजिटिव आ रहा है तो। अगर ये ग्रोथ फंक्शन देगा, ग्रोथ फंक्शन देगा 1/4 √t को, तो इसका ग्रोथ रेट निकालेंगे पहले हम। क्या निकालेंगे पहले? ग्रोथ रेट निकालेंगे, वो आ जाएगा 1/8 √t, और उसके बाद इसका रेट चेंज देखेंगे तो वो डिक्रीजिंग आएगा, मतलब कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे हम। तो d2g/dt जो आ रहा है ये निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के रिगार्ड अपने क्लास में थोड़ा डिस्कस कर लीजिएगा अपनी फैकल्टी से जो हो। ठीक है, इस तरह बेटे इसको जब वापस से डिफरेंशिएट करते हैं dg/dt स्क्वायर सर मैंने करते फर्स्ट हैं, तक का किया था और फिर बिकॉज इट वाज ग्रेटर देन 0 तो मैंने लिखा था कि ये इंक्रीजिंग ही होएगा। फिर उस पे कहते कि एक्चुअल में जो ग्रोथ रेट होता है बिगिनिंग में वो आगे जाकर के स्लो हो जाता है ग्रोथ रेट। तो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट दे दिया है हम, इसलिए कंफ्यूजिंग है ये। ग्रोथ रेट पे तो जेन्युइन है कि ये निगेटिव नहीं आ रहा है, तो ये अगर ये ग्रोथ फंक्शन दे दे, ये ग्रोथ फंक्शन दे दे, क्या दे दे? ग्रोथ फंक्शन, तो ग्रोथ रेट हमारा ये हो जाएगा फिर, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो √1/√t, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? t⁻⁻1/2 का डेरिवेटिव करेंगे -1/t इंटू t⁻−3/2, मतलब कि ये आ जाएगा 1/16 -1/16 t⁻3/2, ये आ जाएगा। तो अब ये निगेटिव आएगा, बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सर जो मैं कह रही हूँ उसमें फिर मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव तो कर दिया था, तो फिर टीचर ने वहां पे लिखा था कि सेकंड डेरिवेटिव से भी दिखाना पड़ेगा। नहीं तो बेटा फिर वो बात वही आ गई ना। आपसे बोलो सर को, सर ग्रोथ फंक्शन, ग्रोथ रेट तो ये दिया है, ग्रोथ रेट खुद ही दिया है, और ग्रोथ रेट को ही रेट चेंज कर रहा है, ग्रोथ रेट को ही रेट चेंज कर। अगर ग्रोथ फंक्शन हमको लिख के दे, एम्बिग्यूटी में क्वेश्चन को पहले ही डाल दिया है बेटे। हाँ, क्योंकि जब इस क्वेश्चन को हम रीड किए तो हम खुद सरप्राइज थे कि ग्रोथ फंक्शन होना चाहिए। ये जो बिगिनिंग में ग्रोथ रेट दे दिया है, जी इज द ग्रोथ रेट, ये गलत है, ग्रोथ फंक्शन होना चाहिए। ओके, ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम जब मैं स्कूल जाऊंगी तो मैं एक बार पूछ लूंगी ये। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन का है, तो इसमें चॉइस भी है, तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो उसको हम चलो एक हो जाएगा, अभी बिगिनिंग में देखते हैं हम। इसमें क्या दिया है, पहले एक सेट दिया है x, और उसके सब px कोई उसका सेट है, ठीक है, नॉन इक्विटी सेट x, px इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट, px जो है ऑल सबसेट है, ठीक है, मतलब कि पावर सेट है। रिलेशन डिफाइन इन px such that a is related to b if a is subset of b, मतलब a सबसेट b है तो a is subset to b, अगर a सबसेट b है तभी
यहाँ पे एक्चुअली प्रॉपर सबसेट दिया है, ठीक है। अगर ये ऐसे दिया होता तो ये केवल सबसेट कहलाता, और यहाँ पे जो जैसा हमको दिया है ये प्रॉपर सबसेट का है, ठीक। ये किसका सिंबल है? ये प्रॉपर सबसेट का है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की मीनिंग मालूम है आपको? बेटा प्रॉपर सबसेट मीन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट इज देयर इन बी विच इज नॉट इन ए। ठीक है सर। ठीक, तो अब यहां पे ए सबसेट ए नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं है कि हाँ ए सबसेट ए हो सकता है, ठीक है। ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, कोई सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। ऑलराइट बेटे, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, तो यहां लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन पी एक्स, ठीक है, वेयर ए इज सबसेट ऑफ एक्स, वेयर ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। ओके, यहां पे हम लगा सकते हैं, क्योंकि तो यहां पे केवल सबसेट का नाम लिया, सिंबल से नहीं बताया प्रॉपर सबसेट। तो एंड ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, क्या लिखेंगे? ए इज नॉट रिलेटेड टू ए मीन्स ए कमा ए डज नॉट बिलोंग्स इन पी एक्स, therefore it is not reflexive। ओके, पहला क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव होने के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन गिवन सेट ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ए कामा ए मस्ट बिलोंग्स इन आर, सारे ए के लिए, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो हम जब चैप्टर डील करेंगे तो पूरा डीप में पढ़ाएंगे। फिलहाल रिफ्लेक्सिव के लिए खुद का खुद से रिलेशन होना इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, या तो फिर ये फिर वही, या तो पेपर में अगर रिफ्लेक्सिव कंसीडर कर रहे हैं आपके टीचर तो रिफ्लेक्सिव कंसीडर करेंगे तो ये सिंबल ना हो करके ये वाला सिंबल होगा फिर, ठीक है। ये सबसेट का सिंबल होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट का सिंबल नहीं होना चाहिए। पहला एम्बिग्यूटी तो ये हो गया। आपने क्या लिखा था? रिफ्लेक्सिव लिखा था कि नॉट रिफ्लेक्सिव? सर मैंने दूसरा वाला पार्ट किया था आई थिंक। अच्छा, आपने चॉइस वाला किया है। चलिए फिर भी डिस्कस कर लेना टीचर को कि सर ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अगर वो रिफ्लेक्सिव बोलते हैं तो बोलना सर कि कोई भी सेट अपने आपका प्रॉपर सबसेट कैसे हो सकता है? प्रॉपर सबसेट तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो ये आप कमेंट कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं इस चीज को रिगार्ड करके, ठीक है। दूसरा हम रिफ्लेक्सिव के सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। अगर ए सबसेट बी है तो बी सबसेट ए तो होगा ही नहीं बेटे। ए सबसेट बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ए कामा बी बिलोंग्स इन पी एक्स, बिलोंग्स इन आर, पी एक्स नहीं आर, ठीक है। ये यहाँ पी एक्स नहीं, ये आर होगा। आर का मतलब रिलेशन, यहाँ पे आर का मतलब क्या आएगा? आर मीन्स रिलेशन, ठीक है। तो इन्हीं अगर ए सबसेट बी है तो बी सबसेट ए तो हो ही नहीं सकता। दिस इंप्लाइज बी does not belong, B comma A does not belongs in R, does not belongs in R, therefore not symmetric। तो ये क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक हो गया। ऑल राइट बेटे, ओके। यस सर। और थर्ड ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। ए सबसेट बी है
और बी सबसेट सी है, तो ए सबसेट बी सबसेट सी डेफिनेटली ये होगा, ए सबसेट सी होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट सी में है। दिस इंप्लाइज ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा, दिस विल बिलोंग इन आर, ठीक है। ए कामा बी बिलोंग्स इन आर, बी कामा सी बिलोंग्स इन आर, दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है बेटा। इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, फंक्शन का आर वाला, और आगे का देख लेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर एंड करें बेटे? यस सर। चलो सी यू।